स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में इसके पहले वाला ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ो एक बार इसको। ये सारा क्वेश्चन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से। हाँ चलो ठीक है, देखो कंटिन्यू कर रहे हैं। आओ, इसमें दिया हुआ कि इन हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 hurdles. The probability that he will clear each hurdle is 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? अब आप खुद से सोचो एक बार यहाँ पर कि सक्सेस फेलियर तो वैसे बताया हुआ तो है नहीं, ठीक है। ये बोला हुआ कि टोटल कितना हर्डल को ट्राई किया जाएगा क्रॉस करने का, 10 हर्डल को। पहला बात तो ये हो गया, तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10। लिखिए हियर n इज इक्वल्स टू 10, हियर n इज इक्वल्स टू 10। फिर उसके अंदर आपको नॉक डाउन करने का कुछ ना कुछ चाहिए कि क्लियर करने का कुछ ना कुछ चाहिए। मेरे ख्याल में नॉक डाउन करने का कुछ ना कुछ चाहिए कि 2 से कम नॉक डाउन करे वो, ठीक है ना। तो आप नॉक डाउन करने को ही अपना सक्सेस मान लिखो। लेट सक्सेस इज इक्वल्स टू knocking down 1 hurdle. Let success is equals to knocking down 1 hurdle. Knocking down 1 hurdle. उसके नीचे लिखो therefore P is equals to अब एक बार थोड़ा सोचो, क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी आपको 5/6 दिया हुआ है, तो नॉकिंग डाउन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1/6। तो लिखो P is equals to 1/6। इसके नीचे लिखो Q is equals to 5/6, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ट्राई आप 10 बार कर रहे हो, सिंस आपको 2 या उससे कम नॉकडाउन करना है, तो मैंने बोला कि नॉकडाउन को ही हम सक्सेस मान लेते हैं, कोई इशू नहीं। सक्सेस फेलियर तो हमारा चॉइस होता है। तो नॉकिंग डाउन को अगर मैंने सक्सेस माना और क्वेश्चन में बोला हो कि क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/6, तो नॉकिंग डाउन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6, ठीक है। इसीलिए मेरे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/6 और फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/6। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस से सोचो कि 10 बार यदि आप ट्राई कर रहे हो, तो जो भी सक्सेस फेलियर आपने डिस्क्राइब किया है, तो 10 बार के ट्रायल में टोटल कितना अलग अलग टाइप का सक्सेस आपको मिल सकता है। 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, ... 10 सक्सेस। क्वेश्चन जो आपसे मांग रहा है वो आपके अपने सक्सेस के चॉइस के हिसाब से कितना सक्सेस तक मिलेगा, तो क्वेश्चन का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या मतलब 2 भी नहीं बोल रही है, एक्चुअली नॉकडाउन फ्यूअर बोल दिया है, तो 2 आप नहीं कर सकते, आपको 2 से कम नॉकडाउन करना है, राइट। और नॉकडाउन को ही आपने सक्सेस माना है, मतलब आपको सक्सेस का क्वांटिटी कितना चाहिए 2 से कम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये चीज चाहिए, देखो P x <2, और x का जो वैल्यूज है वो 0 1 2 3 4 ... 10 तक हो सकता है। तो x <2 में क्या क्या आएगा सोचो, 0 आएगा मेरे ख्याल में और 1 आएगा, ठीक है। अभी 0 को यदि सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला के हिसाब से मेरे ख्याल में 10 है आपका टोटल ट्रायल, तो 10C 0। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इज 1/6 होल टू द पावर 0 इंटू 5/6 टू द पावर मेरे ख्याल में 10 प्लस 10C1 1/6 टू द पावर मेरे ख्याल में 1 और 5/6 टू द पावर 9। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो और सोचो। आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे? 5 क्वेश्चन को। तो आपका ट्रायल कितना हो गया 5। फिर हर एक क्वेश्चन का कितना चॉइसेस अवेलेबल है, 3 पॉसिबल चॉइस। और आप अगर तुक्का ही मार रहे हैं तो 1/3 चांसेस है कि आपका राइट होगा और 2/3 चांसेस है कि आपका रॉन्ग होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। लिखिए लेट, ये लेट नहीं, पहले तो लिखो हियर n इज इक्वल्स टू 5। फिर लिखो लेट सक्सेस इक्वल्स टू आपको करेक्ट करने पे कमेंट करना है कि रॉन्ग करने पे कमेंट करना है। करेक्ट करने पे कमेंट करना है तो आप एक काम करो कि करेक्ट होने को आप जो है वो सक्सेस मान। देखो सक्सेस इक्वल्स टू करेक्टली आंसरिंग, सक्सेस इज इक्वल्स टू करेक्टली आंसर। फिर नीचे लिखो फेलियर इज इक्वल्स टू इनकरेक्टली आंसरिंग, ठीक है। इसके नीचे लिखो P इज इक्वल्स टू करेक्टली आंसरिंग का क्या हो जाएगा 3 में से 1/3 और Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। देखो P इज इक्वल्स टू 1/3, Q इज इक्वल्स टू 2/3।
अब देखो सक्सेस फेलियर का चॉइस हो गया हमारा। अब सवाल को जो चाहिए वो आप कैसे दे सकते हैं वो सोचो, कितना सक्सेस पाके। ये कह रहा है कि 4 या उससे ज्यादा को राइट करना है, और आपने राइट करने को क्या माना है, सक्सेस। तो आपको कितना सक्सेस चाहिए होगा, 4 या उससे ज्यादा। और जैसा आपका x का चॉइस है यहाँ पे उस हिसाब से, और n है आपका 5, तो x के चॉइस में क्या क्या वैल्यू आ सकता है। अगर आप 5 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि 0 करेक्ट हो सकता है कि 1 करेक्ट हो, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट और 5 करेक्ट। तो x का वैल्यू 0 से लेके 5 तक वेरी करेगा। क्वेश्चन को जो चाहिए वो आप 4 और 5 के हेल्प से प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए आपको यहाँ चाहिए होगा p x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में 2 ही पॉसिबिलिटी है, 4 करेक्ट और 5 करेक्ट का। 4 करेक्ट के लिए आई थिंक हमको चाहिए होगा 5c4, और क्या चाहिए होगा बताओ, 1/3 टू द पावर 4, और बोलो 2/3 टू द पावर 1 प्लस 5c5, और बोलो 1/3 टू द पावर 5 और 2/3 टू द पावर 0। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, ये वैसे इजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोग को। देखो क्वेश्चन पढ़ के मुझे तो ऐसा कुछ समझ में आता है कि टोटल हम लोग को कितने बार ट्राई करना है, 7 बार। और ओवरऑल 7 बार को मिला के हमको 5 कितने बार चाहिए, 3 बार चाहिए। लेकिन कैच ये है कि जो तीसरा 5 है ना, वो मेरे को 7वें ट्रायल पे ही चाहिए। सोचना आप ध्यान से, अब टोटल डाइस कितने बार फेंकेंगे, 7 बार। और 7 बार में से किन्हीं भी 3 पोजीशन पर आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि वो जो तीसरा 5 आपको मिलेगा ना, वो 7वें ट्रायल में मिलना चाहिए। अब इस चीज को हम मेक श्योर कैसे कर सकते हैं, सोचो। मेरे ख्याल में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया ये हो सकता है कि पहले 6 में से किसी भी 2 पोजीशन पर हमको 5 मिल जाए। पहले 6 ट्रायल में किसी भी 2 पोजीशन पर हमको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। और 7वें ट्रायल पे इन पर्टिकुलर हमको 5 फिर से मिल जाए। आया बात समझ। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि उस 6 ट्रायल का जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखने का ट्राई करें। तो 6 ट्रायल का प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखने का ट्राई करें, वैसे हम n1 मेंशन नहीं करेंगे, बट अब टेक्निकली सोचो कि ट्राई आप कितने बार कर रहे हो, 6 बार। 5 के आने को आप सक्सेस मान लो, और 5 के नहीं आने को आप फेलियर मान लो। 5 के आने को यदि सक्सेस मानोगे तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6। और 5 में से एग्जैक्टली कितने पोजीशन पर आपको सक्सेस चाहिए, 2 पे। आया बात समझ। तो फर्स्ट 6 ट्रायल्स के लिए आपका प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ होना चाहिए कि 6c2 इंटू 1/6 टू द पावर 2 इंटू आई थिंक 5/6 टू द पावर 4। ये समझ में आया। इससे हुआ ये कि 6 ट्रायल में आपको 2 पे 6 मिल गया। इसके अलावा जो 7वां ट्रायल है आपका, वो 7वें ट्रायल में आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए, 5 चाहिए। और 7वें ट्रायल पे 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/5 अलग, सॉरी 1/6 अलग से, वो 7वां ट्रायल। और ये हो गया आपका फर्स्ट 6 ट्रायल्स, और ये हो गया आपका 7th ट्रायल। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, देखो पढ़ो इसको और कर ही लेते हैं डायरेक्टली, इजी है। 8 coins are thrown simultaneously, बढ़िया बात है। Show that the probability of getting at least 6 head is 37/256। ठीक है, कितने बार ट्राई कर रहे हो बताओ, 8 बार। लिखो फटाफट। Here n equals to 8, n equals to 8। सिक्का उछाल रहे हो तो सक्सेस किसी को भी मानो, फेलियर किसी को भी मानो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों हाफ हाफ ही रहेगा। तो लिखो p equals to 6, अबे 6 नहीं सॉरी, p equals to half, कॉमा q is equals to half। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है बताओ, कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। मतलब आपसे तो मांग रहा है p x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और एक बार और सोचो कि ओवरऑल अगर आप 8 बार ट्राई कर रहे हो तो x का अलग अलग वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और आपको 6 और उसके ऊपर का सारा सिचुएशंस चाहिए, तो 6 के ऊपर क्या क्या आ सकता है, 7 8, यही 2 आ सकता है। तो ओवरऑल 3 जन का काउंटिंग करना पड़ेगा अब। ठीक है, 6 का, 7 का और 8 का। तो p of 6 प्लस p of 7 एंड प्लस p of 8। ठीक है, सॉल्व करोगे आप तो p of 6 का आंसर क्या होगा, सोचो 8c6 हाफ टू द पावर 6 और हाफ टू द पावर 2 प्लस आई थिंक 8c7 हाफ टू द पावर 7
and half to the power 1 plus I think 8c8 half to the power 8 and half to the power 0. ठीक है, अभी सॉल्व करके शो करना है कि ये 37/256 ये आएगा। तो एक चीज आप नोटिस करो कि हर एक के अंदर में हाफ पावर 8 जो है ना वो अल्टीमेटली एग्जिस्ट कर रहा है हर एक के अंदर सॉल्व करने के बाद में। तो हाफ पावर 8 मुझे लगता है कि हम कॉमन ही ले सकते हैं, हाफ टू द पावर 8 चला गया बाहर। फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा सोचो, 8c6 लिख देता हूँ यहाँ पे 8c6, सेकेंड वाले में 8c7 और लास्ट वाले में आई थिंक 8c8 बचेगा। ठीक है, फिर बेसिक चीज सब अगर हम लोग को याद हो तो NCN का आंसर कितना होता था 1। ठीक है, 8c7 को आप छोटा करने के चक्कर में कर सकते हो 8c1, उसका आंसर हो जाएगा शायद 8, और 8c6 को आप चेंज करके लिख सकते हो 8c2 और वहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आई थिंक 1/256, यहाँ हो जाएगा ये वाला 8c2 प्लस 8c1 प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा। सॉल्व करने पे 1/256, इसको सॉल्व करने पे आई थिंक 8 × 7 अपॉन 2 × 1, ये वाला 8/1 और प्लस 1, ये वाला कट जाएगा शायद 4। सो ऑल टुगेदर 1/256 ब्रैकेट के अंदर में इससे आ जाएगा शायद से 28 प्लस 8 और प्लस 1, ओवरऑल वी आर गेटिंग 37/256। ये आंसर है हमारा। ठीक है, कर लो फटाफट कॉपी। देखो अभी सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आया हम लोग का। सेकंड पार्ट में देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हिट्स। जैसे लास्ट टाइम बोल रहा था 6, इस बार कितना मांग रहा है बताओ, 3। तो क्या होगा बोलो आंसर। पी ऑफ एक्स नहीं, एक बार पहले लिखता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और सिंस आप टोटल 8 बार ट्राई कर रहे हो तो x का वैल्यू 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली यदि आप सोचोगे तो इसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, 3 और बोलो 4 और बोलो 5 और बोलो 6 और बोलो 7 और कहोगे तो शायद एक और 8 तक चला जाएगा। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा। ऑन कंट्री सोचो कि किसको किसको नहीं लेना है, यहाँ पे 0 को, 1 को और 2 को। तो बेटर रहेगा कि हम वो अप्रोच लगाएं कि 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 एंड माइनस पी ऑफ 2। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो 1 माइनस पी ऑफ 0 का क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक 8c0 इंटू हाफ टू द पावर 0 इंटू हाफ टू द पावर 8 माइनस 8c1 हाफ टू द पावर 1 और हाफ टू द पावर 7 और माइनस 8c2 हाफ टू द पावर 2 और हाफ टू द पावर 6। ठीक है, फिर से सिंप्लीफाई करने के नाम पे देखो क्या है, 1 माइनस सबके पास में हाफ टू द पावर 8 तो होगा ही, तो वो आप बाहर ही निकालो, हाफ टू द पावर 8 ब्रैकेट के अंदर में यू विल बी लेफ्ट विथ 8c0 प्लस 8c1 एंड प्लस 8c2। ठीक है, सॉल्व करने पे 1 माइनस 1/256 अंदर आ जाएगा शायद से 8c0 का आंसर 1 प्लस 8 और इसको सॉल्व करके हमको लास्ट टाइम मिला था 28। सो वापस से शायद कितना हो रहा है, 37 ही हो रहा है ना। सो 1 माइनस 37/256 और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 गया तो 26 और 7 गया तो 19, 219/256 ये आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का। चल रहा है आगे, डन कॉपी करना सबका। अगला क्वेश्चन, इस पे आप 7 या 8 स्टार लगा सकते हैं। इसका हम तो वैसे एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट थ्रो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट थ्रो। देखो पढ़ते हैं पहले सवाल को कि सवाल कह क्या रहा है, पढ़ो। Sonal and Ananya are playing a game by throwing a die alternatively till one of them gets 1 and wins the game. Find their respective probability of winning if Sonal starts first. ठीक है, पहले एक बार रीड कर लो आप लोग। देखो एक बार ना मैं फिर से इसका सिचुएशन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, 2 प्लेयर हैं, क्या क्या नाम है बताओ, सोनल और अनन्या। और गेम कुछ ऐसा है कि स्टार्ट जो है वो सोनल के हाथ से होगा। सोनल के हाथ में एक डाइस है, सोनल उसको उछालेगी और सपोज करो कि रिजल्ट में 1 आ गया, गेम खत्म, अनन्या को चांस भी नहीं मिला और अनन्या हार गई।
सपोज करो कि सोनल के अटेम्प्ट के टाइम पर 1 नहीं आता, फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 नहीं आता, कुछ और आता, तो उस केस में क्या है कि सोनल का ट्रायल खत्म। अब चांस किसको मिलेगा? अनन्या को। और अनन्या फिर से ट्राई करेगी डाइस उछाल के, और डाइस उछालने के बाद में अगर अनन्या के 1 आ जाता है तो अनन्या जीत गई, गेम वहां पर खत्म। इन केस अनन्या के फर्स्ट ट्रायल में 1 नहीं आया तो फिर से डाइस किसको पास ऑन हो जाएगा? सोनल को। सोनल फिर से डाइस उछालेगी, 1 आया, वो जीत गई, गेम खत्म। 1 नहीं आया, फिर से चांस मिलेगा अनन्या को, फिर से वो उछालेगी, 1 आया, गेम खत्म। नहीं आया 1 तो फिर से डाइस पास हो जाएगा सोनल को। और ये चीज ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक किसी एक आदमी के कम से कम 1 नहीं आ जाता। ये आपका क्वेश्चन। इसीलिए हम क्वेश्चन को इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट थ्रू। मैं आपको एक क्वेश्चन तो मानो कि ये 2 प्लेयर के लिए करा रहा हूँ, बाद में कभी रिवीजन करेंगे तो मैं 3 प्लेयर का भी करा दूंगा आपको। 3 प्लेयर का भी हो सकता है ऐसा कि 3 प्लेयर है, पहली फर्स्ट वाले को चांस मिला, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। और क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि जब तक किसी का 1 नहीं आ जाता या 6 नहीं आ जाता तब तक चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है उस अप्रोच के हर एक पार्ट पर आप धीरे धीरे ध्यान दें। ठीक है, हमको बताना है कि सोनल के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा और अनन्या के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करना क्या पड़ेगा कि आप किसके विनिंग का प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये चीज अपने माइंड में आपको क्लियर करना पड़ेगा। आर यू ट्राइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सोनल फर्स्ट और अनन्या फर्स्ट? पहले ये चीज आपको क्लियर कर। तो बेटर यही रहता है कि जो फर्स्ट ट्राई कर रहा है उसी के जीतने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी बैठता है शुरू। ठीक है, तो हम पहले केस में ये डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनल विंस ये क्या हो, ये हमारा केस, हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करने के लिए क्या करना होगा वो आप थोड़ा समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनल विंस अगर आपको चाहिए तो अगला काम आपका होगा कि सोनल कौन कौन से सिचुएशन में जीत सकती है, वो सारा सिचुएशन आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। आप समझे कि जैसे 2 प्लेयर हैं, गेम तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चलने वाला है। अब आपको पहले प्लेयर का भी विनिंग का प्रोबेबिलिटी चाहिए, सेकंड वाले का भी चाहिए, और अगर तीसरा होता तो थर्ड वाले का भी चाहिए। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 1 बाय 1 करेंगे सब चीज को। तो पहले जनरली एडवाइस ये होता है कि आप जो प्लेयर गेम को स्टार्ट करेगा ना उसका प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करने का आप कोशिश करो। ठीक है, और कोशिश करने का तरीका ये है कि पहले आप ध्यानपूर्वक सोचो कि अगर इसी प्लेयर को जीतना है ना तो वो कौन कौन से सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम स्टार्ट में पहला चांस किसको मिलने वाला है? सोनल को ही। तो हो सकता है कि पहली चांस में उसके 1 आ जाए, गेम खत्म। ठीक है, और क्या हो सकता है? व्हाट माइट बी द अदर सिचुएशन जिसमें सोनल ही जीत रही होगी, कंसिडरिंग कि सोनल को ही जिताना है। अब आप और नेक्स्ट सिचुएशन बताओ मेरे को। ये सोनल को पहले चांस मिला होगा, सोचना ध्यान से, क्योंकि गेम तो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट होगा। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग चांस में ही सोनल के 1 आ गया, गेम ओवर। अगर पहले चांस में सोनल के 1 नहीं आया, फिर भी अगर सोनल को ही जिताना है तो गेम का कंडीशन कैसा होगा वो सोचो कि फर्स्ट चांस सोनल का बट 1 नहीं आया उसके, फिर चांस अनन्या का, क्योंकि सेकंड चांस अनन्या को ही मिलेगा। और अगर जिताना सोनल को ही है तो अनन्या का 1 नहीं आ सकता। तब हमको क्या मान के चलना पड़ेगा कि अनन्या के भी 1 नहीं आया, और फिर से थर्ड टाइम पर सोनल को चांस मिला और उसके 1 आ गया एंड सोनल 1। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब अगर सपोज करो कि ये भी नहीं हुआ होगा, और क्या हो सकता है? एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सोचो कि गेम स्टार्ट कैसे हुआ होगा? सोनल से। तो सोनल को चांस मिला लेकिन उसको पहले पे तो जीतना नहीं था। फिर सोनल के बाद में चांस मिला अनन्या को, लेकिन जीतना नहीं था। फिर चांस मिला सोनल को, लेकिन इस बार सोनल को यहां पर भी नहीं जीतना है। फिर चांस मिलेगा अनन्या को यहां भी नहीं जीतना है। अब फिर से चांस किसको मिलेगा? सोनल को, और सोनल को मान लो कि यहां वो जीत गए। एंड दिस कलेक्शन ऑफ केसेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर और इससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे, डॉट 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 छोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, सोचो कि ये सारा केस एक साथ ऑकर करेगा कि नहीं ऑकर करेगा? नहीं ऑकर करेगा। इन सारे में से कोई एक ही ऑकर कर रहा होगा। अगर ये हो जाता है तो उन सबका कोई चांस ही नहीं है। ये छूटेगा तब इसका चांस बनेगा, और अगर ये हो गया तो बाकी का कोई चांस नहीं। आया बात समझ? तो ये सारा का सारा कंडीशंस जो भी आपने डेवलप किया है सोनल को जिताने के लिए, इनमें से कोई भी 2 केस एक साथ ऑकर नहीं कर सकते। एनी वन ऑफ देम विल ऑकर। इस वजह से क्या होगा कि ये जितना आपका और है ना, ये सारा का सारा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑप्शनल है। कोई एक ही को ऑकर करना है, सबको ऑकर नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है,
So this is going to get changed like this, p of 1 plus p of 1 bar 1 bar 1 plus p of 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 ऐसे करके एंड प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ। अब नेक्स्ट आपको इसमें फिलअप करना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फिलअप करोगे, देखो कि एक डाइस उछालने से 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6। तो फर्स्ट वाले में आपको मिलेगा 1/6, सेकेंड वाले में 1 को नहीं आना है, 1 को नहीं आना है, फिर 1 को आना है, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, अल्टीमेटली 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6। इसमें गेस करो क्या होगा, 5/6 टू द पावर 4 करेक्ट इंटू 1/6 प्लस डॉट 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 कहां तक इन्फिनिटी। आया बात समझ। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ज्ञान चाहिए हम लोग को, जिसको हम कहते थे इनफाइनाइट जीबी। अब इनफाइनाइट जीबी में क्या होता था, देखो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी रहने से सम ऑफ दीज इनफाइनाइट टर्म्स होता था हम लोग के लिए a/1 माइनस आर। ये आंसर था। अगर मैं इसको एस इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन मान के चलूं तो ये हमारा आंसर, ठीक है मेरे ख्याल। अब आपको यहां सोचना है कि इस वाले क्वेश्चन में आपका a क्या हो रहा है, r क्या हो रहा है। a हो रहा है मेरे ख्याल में 1/6, r हो रहा है मेरे ख्याल में 5/6 का होल स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि हियर a इज इक्वल्स टू 1/6 r इक्वल्स टू 5/6 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर p ऑफ सोनल विंस will be equals to a that is 1/6 upon 1 minus क्या r that is 25/36। सॉल्व करने पे ये 25/36 रहा होगा। सिंप्लीफाई करने पे 1/6 अपॉन सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा 36 minus 25/36। दिस इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 36 अपॉन 11, काटोगे इसको तो 6, दिस इज इक्वल्स टू 6/11। ठीक है, ये सोनल के जीतने का प्रोबेबिलिटी है। पूरे गेम में कितना प्लेयर है, 2 ही है, तो ये तो सोनल जीतेगा और ये फिर अनन्या। तो सोनल के जीतने का यदि 6/11 तो ऑटोमेटिकली अनन्या के जीतने का 5/11। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली ही कह सकते हैं कि P ऑफ अनन्या विंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6/11 इज इक्वल्स टू 5/11। ठीक है, कर लो कॉपी। ठीक है, आगे बढ़ना। इसके आगे देखो, ये जो थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 3-4 टू ये 1 2 3 4 4 ही। देखो, in 3 trials of a binomial distribution, the probability of 2 success in 9 times is 9 times the probability of 3 success. Find the probability of success in each trial. निहायत ही मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन। ट्रायल कितने बार करना है, तो ये हो गया आपका n। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। इसको तो मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कहना चाह रहा है वो मेरे से, और हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल बताओ, मतलब p का वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। ठीक है, और मान लो कि मैं सक्सेस को p मान लेता हूँ, फेलियर को q। इसको खोलने का तरीका क्या होगा, n तो मेरा 3 है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3c2 इंटू p टू द पावर 2 और q टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 3c3 p का q और q टू द पावर 0। देखो यहां तक क्लियर है क्या, चलेगा? सोच लो एक बार, कुछ काट वाट सकते दोनों साइड से मेरे ख्याल में थोड़ा सा। हाँ, पी स्क्वायर और पी क्यूब में से पी ही बचेगा, 3c3 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 3c2 को सॉल्व करने पे ये 3 हो जाएगा। तो आई थिंक 3 टाइम्स ऑफ q इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ p। अभी पी क्यू में रिलेशनशिप था कि p प्लस क्यू इक्वल से कितना होता था 1, तो किसी एक को चेंज कर दो। वैसे सिंस आपको सक्सेस चाहिए तो q को बदल दो, तो q को बदलोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर मेरे ख्याल में 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू शायद से 9 टाइम्स ऑफ p। सॉल्व करने पे 3 माइनस 3p इज इक्वल्स टू 9p। इसको उठा के वहां ले जाओ तो 3 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 12p और यहाँ से p इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और p अगर आपका 1/4 है तो q जो है वो आपका हो जाएगा 3/4। हालांकि पूछा नहीं है तो नहीं बोलेंगे।
एक गिवन कंडीशन है कि p प्लस q का वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होता है उससे, ठीक है। डन मेरे ख्याल में सबका। करो इसको, देखो एक बार। ये कह रहा है कि एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, ठीक है। दैट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर्स, ठीक है। If px equals to 1, px equals to 2 and px equals to 3 are in AP, AP मतलब arithmetic progression, ठीक है। Then find the value of n, ठीक। इसको करने के लिए वापस एक ठो सिंपल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। x, y, z ये तीन व्यक्ति यदि AP में होना चाहता है तो कंडीशन क्या था कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू z माइनस वाई। हम इतना घटिया तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन आप y को यहाँ ले आओ तो ट्वाइस वाई इज इक्वल्स टू आपको एक्स प्लस जेड मिलेगा। ये कंडीशन यूज करेंगे कि तीन आदमी अगर एपी में हो तो बीच वाला आदमी का डबल इज इक्वल्स टू पहला आदमी प्लस तीसरा आदमी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीच वाला आदमी का डबल इज इक्वल्स टू पहला आदमी प्लस तीसरा आदमी। तो आप यहाँ पर देखो कि इन तीनों आदमी को किस में होना है, एपी में। तो बीच वाला आदमी कौन है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 3। और आप मान के चल रहे हैं कि टोटल कितने बार ट्राई हुआ होगा, n बार। बोलिए सब। सो 2 इंटू मेरे ख्याल में यहां से आ जाएगा NC2। और एक चीज आप देखो कि कॉइन से रिलेटेड केस है, हेड ऑकर्स का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हाफ और फेलियर भी हाफ। तो यहाँ क्या होगा देखो, हाफ टू द पावर मेरे ख्याल में 2 इंटू हाफ टू द पावर मेरे ख्याल में यहाँ पर n-2, दिस इज इक्वल्स टू NC1 मेरे ख्याल में वापस से हाफ टू द पावर 1 और हाफ टू द पावर n-1 प्लस NC3 मेरे ख्याल में हाफ टू द पावर 3 और हाफ टू द पावर यहाँ पर n-3, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, फिर अपन थोड़ा सिंपल करके काम करते हैं। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, गेस कर सकते हो। बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों मिला जुला के हाफ पावर n बचेगी। सेम कहानी यहाँ पर भी और सेम कहानी यहाँ पर भी। ये जो कहानी सेम हो रहा है इसकी वजह से इन तीनों को आप काट के हटा सकते हो, क्योंकि सारा का सारा अल्टीमेटली हाफ टू द पावर n बनेगा और सारे पोजीशन से कॉमन ले लगा के वो कट जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। अभी नेक्स्ट बचेगा क्या वो सोचो। तो फर्स्ट वाले से आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ NC2, तो 2 टाइम्स ऑफ NC2 इज इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3, ठीक है, ऐसा कुछ है। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से क्या आ जाएगा सोचो, n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ये तो n/1 और लास्ट वाला हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन में मेरे ख्याल में 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका 2 तो स्वाहा और सारे पोजीशन पर से आप n n n कॉमन है तो काट सकते हैं। तो आपके पास बचेगा n-1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस मेरे ख्याल में n-1 इंटू n-2 बाई 6। इस 1 को भी आई विल सजेस्ट कि यहीं ले आओ, तो ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू n-2 बाई 6। अगेन वी आर वेरी लकी, n-2 कट गया, यहाँ 1 बचेगा। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इक्वल्स टू n-1, 1 को यहाँ ले आओ तो आई थिंक n इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए इसको। ठीक, आओ बात करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन कर सके कि आपके लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, क्योंकि जब मैं सोल्यूशन करूंगा ना तो एक बहुत ही मतलब क्योंकि बेसिक सा चीज है उस पर लोग अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेड जाए कि मतलब सिक्का कितने बार उछाल लो, हेड का प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही रहेगा, वो 50% होता है, तो 80% कैसे हो जाए। मैं इसीलिए आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि आप ये सवाल को पढ़ के क्या समझते हैं, टोटल में क्या। फिर भी एक हेड का तो 50% ही होना चाहिए। आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को देखते हैं और वहां से फिर क्या है कि हम घूम के इस पे आएंगे।
अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ना एक ही कॉइन उछाल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, और मेरे को चाहिए एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, तो एक कॉइन के केस में ऑब्वियसली वो हाफ ही रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर एटलीस्ट वन हेड ही चाहिए मेरे को, और मान लो कि मैं एक कॉइन से दो कॉइन में चला जाता, ठीक है, तो एटलीस्ट वन हेड का पहले आप सोचो कि मीनिंग क्या होता है, कि एग्जैक्टली एक ही चाहिए कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वन कॉइन के केस में ऑब्वियसली वो हाफ रहता, लेकिन टू कॉइन के केस में अगर आप एटलीस्ट वन हेड को एक्सप्लोर करोगे ना, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ऑप्शन क्या क्या है, मतलब हो सकता है कि आपको एक हेड मिल जाए, और हो सकता है कि आपको क्या मिल जाए, दो हेड मिल जाए। आया बात समझ? और फिर टू कॉइन के केस में अगर आप सोचोगे तो एन टेक्निकली आपका कितना हो जाएगा, टू, पी कितना हो जाएगा आपका, हाफ। उस हिसाब से यदि आप इसको खोलते हो तो ये क्या होगा, सोचो, एक हेड के लिए बोलो 2c1 हाफ पावर 1 और हाफ पावर 1, और यहां से क्या आएगा सोचो, आई थिंक 2c2 और हाफ पावर 2 इंटू हाफ टू द पावर कितना, 0। क्लियर है? फिर यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों में हाफ पावर 2 विल बी कॉमन, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास में 2c1 प्लस 2c2, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आई थिंक 1/4, वहां से आएगा 2 + 1, तो मेरे ख्याल में ये कितना हो जाएगा, देखो 3/4, ठीक है, और 3/4 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो वो कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना कि उस सवाल के अंदर में आपसे एक हेड का प्रोबेबिलिटी नहीं मांग रहा, वो बोल रहा है कि ओवरऑल आप कितने बार ट्राई करोगे सच दैट कम से कम एक हेड आएगा, कम से कम एटलीस्ट वन हेड का बोल रहे हो कि कम से कम एक हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपके 80% को क्रॉस कर जाना चाहिए। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्टली एक ही कॉइन थ्रो करके रुक जाएंगे तब तो आपकी एक हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगा, लेकिन अगर आप दो कॉइन उछाल रहे हैं और उस केस में अगर आप एटलीस्ट वन हेड को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपके एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी 3/4 यानी कि 75% हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर सपोज करें कि मैं तीन कॉइन उछालूं, यू विल फाइंड कि ये 75 से भी बढ़ के कुछ ना कुछ हो जाएगा, चार कॉइन उछालूं और बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल को बढ़ाते जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो हाफ ही रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड आउट ऑफ ऑल द ट्रायल्स दैट यू मेक वो धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा ट्राई करोगे कम से कम एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब इस डिफरेंस को समझो कि एग्जैक्टली एक हेड पाना दिस इज डिफरेंट थिंग एंड गेटिंग एटलीस्ट वन हेड आउट ऑफ ऑल द ट्रायल्स दैट यू मेक दैट इज डिफरेंट थिंग। हाउएवर नंबर ऑफ मैन मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स डू यू ट्राई, उससे एग्जैक्टली वन हेड का प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं हो, वो तो हाफ था, हाफ है, हाफ ही रहेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे आउट ऑफ ऑल द ट्रायल्स कम से कम एक बार हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ में बढ़ता जाएगा। बात समझ। और ये क्वेश्चन भी जो है वो एटलीस्ट वन हेड पे बात करना चाहता है आपसे, ना कि एग्जैक्टली वन हेड पे। एग्जैक्टली वन हेड हाफ था, हाफ है, हाफ रहेगा, लेकिन एटलीस्ट वन हेड जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाते जाओगे उसका प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आई होप क्लियर क्वेश्चन। एक बार आप फिर से पढ़िए इसको। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस फेयर कॉइन सो दैट the probability of having at least one head out of all the trials is more than 80%। ठीक है, लिखो, सॉल्यूशन दिखाते हैं अभी। let the number of trials be n, let the number of trials be n। ठीक है, अब एक बार कुछ लिखना मत, अच्छे से यहां पर देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ x being I think greater than or equal to 1 is greater than आई थिंक 80/100 बोल रहा है मेरे को। सोचो ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप अगर n बार ट्राई कर रहे हैं तो x का डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा पहले तो ये बताओ। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू n, और आपको बोल रहा है कि एटलीस्ट वन हेड चाहिए, मतलब वन और उसके ऊपर जितना भी हेड आ सकता है सब कुछ आप ले ही लोगे, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में आपके n का वैल्यू कितना होगा, मतलब n का वैल्यू n ही होगा फिलहाल, वो तो चलो ढूंढ रहे हैं। सक्सेस का मतलब क्या होगा, हेड का आना, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हाफ। फेलियर का मतलब क्या होगा, टेल का आना, उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, और यहाँ पर p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेने का मतलब है कि x का पॉसिबल वैल्यूज था 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू n। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को एक्सप्लोर करने का दो तरीका कि p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 डॉट 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 अप टू p ऑफ n तक जाओ आप, उसका कैलकुलेशन तो बहुत ट्रिकी होगा। ऑन कॉन्ट्रेरी दूसरा अप्रोच आप क्या लगा सकते हो कि p ऑफ 0 वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 1 में से उसको माइनस कर लो और फर्दर सॉल्व कर लो इसको। ठीक है,
तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देखो कि सिंस मेरे को 1 और उसके ऊपर का सब कुछ चाहिए, मतलब मेरे को 0 वाला नहीं चाहिए, तो 1 माइनस पी ऑफ 0 इज ग्रेटर देन, यहां से भी ये चाहो तो काट लो, 8/10 कर लो आप इसमें। फिर यहां से 1 माइनस इसको खोलोगे आप तो ये खुलेगा, आई थिंक NC 0 इंटू हाफ पावर 0 इंटू हाफ पावर शायद से n, दिस इज ग्रेटर देन आपको चाहिए 8/10, ठीक है। 8/10 को यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, तो 1 माइनस 8/10 इज ग्रेटर देन, अब यहां पर भी देखो कि ये जो पूरा हिस्सा है लिखने को मैंने लिखा है बट इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो 1 हो जाएगा, NC 0 भी 1 हो जाएगा और हाफ पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, तो इफेक्टिवली इस पूरे में से बचेगा क्या, 1/2n, ठीक है। अभी 1 माइनस 8/10 क्या हो जाएगा सोचो, 2/10, और चलो लिख ही देता हूं, 2/10 इज ग्रेटर देन आई थिंक 1/2n, काटोगे इसको तो 1 और ये कितना हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/n इज ग्रेटर देन 5, ऐसा कुछ मिलेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं फिर भी इनइक्वालिटी सेम टू सेम रह रहा है, बिकॉज बोथ द नंबर्स दैट वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव है, 2/n भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आपको क्या है कि खुद से तुक्का मार मार के ट्रायल एंड एरर कर करके सोचना होगा कि ऐसा n का कौन सा पहला वैल्यू है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। अब n आप पहले रिकॉल कर लो कि n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ऑब्वियसली n का वैल्यू डेसिमल, फ्रैक्शन, फिर सपोज करो कि नेगेटिव वेगेटिव तो नहीं हो सकता, n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, तो n का मिनिमम वैल्यू आप क्या बिठा सकते हो 1, बट 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 बिठाओगे तो 4 ग्रेटर देन 5 वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 बिठाने पे क्या होगा 8 ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, so 3 is the first and the minimum value which can satisfy this inequality, hence मेरा minimum attempt कितना होना चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 3, लिखो here the minimum value of n, here the minimum value of n is equals to 3, here the minimum value of n is equals to 3, hence the man must try, hence the man must try at least 3 times, hence the man must try at least 3 times, चलेगा। एक और ऐसा ही है, ठीक है, पढ़ो, और इस बार अगर हो सके तो आप लोग मुझे गाइड करोगे मुझे क्या करना चाहिए। The probability of shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times must he fire so that the probability of hitting the target at least once? Again एक बार हिट करने का बात नहीं कर रहे हैं, एक बार हिट करने का तो फिक्स है कि 3/4 ही रहेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि आउट ऑफ ऑल द ट्रायल्स दैट वी मेक सारा मिला के कम से कम एक बार हिट हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी इसको 0.99 से क्या चाहिए 7, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए लेट द शूटर ट्राई n टाइम्स, लेट द शूटर ट्राई n टाइम्स, फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवरऑल ग्रेटर देन 0.99, दिस implies 1 माइनस p ऑफ 0 greater than equal to 0.99, this implies 1 minus NC0 into हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, तो इसके पावर में 0 और फिर हिट ना होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 पावर में n ग्रेटर देन 0.99। यहां से फर्दर देखो शिफ्ट करो, ये पोर्शन वापस 1 हो जाएगा आपका एंड 1 माइनस 0.99 ग्रेटर देन मेरे ख्याल में 1/4 पावर n हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये पार्ट अपने को देगा 0.01 ग्रेटर देन 1/4 पावर n, दिस एम्प्लाइज इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1/100 ग्रेटर देन 1/4 पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पावर n ग्रेटर देन 100 आएगा, और वापस से आप सोचो कि n का कौन सा वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। 3 तक तो सही बात है 64 आएगा, 4 लेने पे कितना आ जाएगा 256, ठीक है, तो लिखो हेंस द मैन मस्ट ट्राई, द मैन मस्ट ट्राई at least 4 times, hence the man must try at least 4 times, ठीक है।
तो यहाँ पर आके नॉर्मल बर्नौली ट्रायल जो है वो आपका खत्म। ठीक है, चलो आज ये रुक जाएंगे।